हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे, ये ड्यूटेरिया 7500 प्लस MCQ क्यू के अंतर्गत सेट नंबर 25। आज देखते हैं इस वीडियो में सेट नंबर 26। सेट नंबर 26 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं तथ्य बनते हैं हम वही से भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो एक। देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो एक। देखिएगा क्या क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको दो प्रश्न हम पूछते हैं, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा, डेट के साथ बताइएगा। स्वराज पार्टी, क्या बोले हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ और किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ और किसने की, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा पूछेंगे वेदांतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? वेदांतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है और ये कहाँ है? ये दो प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिएगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। एक मिनट देखिएगा। क्या तो किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना को क्या कहते हैं? किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्या तो तार, फ्यूज तार, क्या बोले हैं, फ्यूज का तार विशिष्ट प्रतिरोध कैसे होता है? फ्यूज का तार जो है विशिष्ट प्रतिरोध कैसे होता है? तो उच्च दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्या है? तो निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा हवा और दाब के कारण। हवा और दाब के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? कौन से परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो 4 का जो होगा दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलान की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए तन्यता है। क्या तो तन्यता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? छो का डी होगा। छो का डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। क्या तो 7वां जो है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सिरिका। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो सिरिका। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 8 देखिएगा। तत्व FCl Br I और AT को समानता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन को नाम से जाना जाता है। किससे? तो हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, तो जल होगा। क्या तो जल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्या तो पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन
किस उत्तर के कारण होता है? तो याद रखिएगा 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कालीन कायमा है, कालीन कायमा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 11 देखिएगा क्या है तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 11 जो देखिएगा अमीबा में प्रजनन कैसे होता है तो द्विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? तो द्विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन परिचरण तंत्र परिसचरण तंत्र का अंग नहीं है? यहाँ क्या पूछे हैं तो नहीं है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा डी बड़ी आंत है जो नहीं है, बाकी रक्त हृदय धमनियाँ ये हैं और बड़ी आंत नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़ तना पत्तियों विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो 13 का जो होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या तो स्पाइरोगोरा है, स्पाइरोगोरा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या तो निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजन, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक होना एवं चिड़चिड़ापन होना किसके कारण होता है? तो निकोटैनी नाइमिड प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 15 किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एंडोस्कोप ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या तो संविधान के निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी केवल बच्चा, स्त्री और जनजातियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा 16 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या तो निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिएगा 17 का जो होगा बी होगा शून्यकाल। क्या होगा तो शून्यकाल होगा। 18 का देखिएगा किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो 18 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्राक्कलन समिति में। क्या होगा तो प्राक्कलन समिति में। आप बताइए हमें कमेंट में प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हम बहुत ही डिटेल और बारीकी से प्राक्कलन समिति बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या तो दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। या परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है देखिएगा निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अर्थात हमें सही उत्तर को चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा? ये गलत है। आगे देखिएगा शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ या, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लगता है ऑप्शन इस तरह है देखिएगा। हाँ वही तो बोले हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है क्या तो देखिएगा राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा, ये सही है। आगे क्या तुम शपथ या प्रतिज्ञा का भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, ये गलत है। आगे क्या तो देखिएगा राज्यपाल
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेती हैं। ये भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल का, ये भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 के ए में है। अनुच्छेद 48 के ए में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। भारत में नियंत्रक महालेख परीक्षक पद कब सरकारी नियंत्रण से मुक्ति कर संवैधानिक दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 जो है, भारत में नियंत्रक महालेख परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्या है? तो पहला जो है देखिएगा, दूध सागर जो है, क्या बोले हैं? दूध सागर जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो देखिएगा, याद रखिएगा गोवा में। दूध सागर कहाँ पड़ता है? तो गोवा में, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा, क्या तो बरकाना सागर, बरकाना सागर जो है कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसके अलावा है देखिएगा दुदमा या डुडुमा, डुडुमा जो पड़ता है ओडिशा में। डुडुमा कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में। कलियूर जो पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। दोबारा सुनिएगा, दूध सागर गोवा में है। दूध सागर कहाँ है? तो गोवा में है। बरकाना कहाँ है? तो बरकाना कर्नाटक में है। कहाँ? तो कर्नाटक में है। डुडुमा या दुदुमा कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में। कलियूर तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्या है? तो 24 देखिएगा। वार्त दिशगी क्या है? वार्त दिग्दर्शी कार्य है। वात दिग्दर्शी कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा, याद रखिएगा, वायु की दिशा को दर्शाना। वायु की दिशा को दर्शाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ठीक उसी प्रकार है। जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिए। क्या? तो सूची 1 और सूची 2 को मिला। एक तरफ है भौगोलिक लक्षण, भौगोलिक लक्षण के प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा, क्या? तो देखिएगा, सार्क जो है, सार्क का होगा हिमनद के अपरदनीय लक्षण। हिमनद के अपरदनीय लक्षण ऑप्शन 4 है। इसके अलावा है क्या? तो यार डांग है वायु के अपरदनीय लक्षण है। वायु के ये अपरदनीय लक्षण है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है बरखान। क्या? तो इस बरखान जो है, क्या है? बरखान। देखिएगा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 के बोल रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। बरखान जो है, क्या बोले हैं? बरखान जो है वायु के निक्षेपण लक्षण है। वायु के निक्षेपण लक्षण है। हिमनद के निक्षेपण लक्षण जो है ड्रामलिन कहलाता है। ड्रामलिन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप ध्यान से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो देखिएगा, प्रतिचक्रवर्ता की विशेषता होती है। प्रतिचक्रवर्ता की विशेषता होती है। 26 का जो होगा डी होगा, स्वच्छ आसमान। स्वच्छ आसमान। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्या? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो 27 का जो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु है। कौन है? तो सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिएगा 28। क्या? तो 28 जो है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? कौन एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो 28 का जो होगा, क्या? तो माल जखंड है। माल जखंड है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 29 देखिएगा, संदैव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है?
तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा हिंडन नदी की। संदैव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 है, कितना? तो 30 है। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख किया गया है? आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 30 का जो होगा शतपथ में जो है गंधार, पंचाल और ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो विजय सेन से संबंधित। किसे? विजय सेन से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। किसने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? किसने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? 1679। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य में है? पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार और झारखंड से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्या? तो महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा सी, जयपाल ने किया था। किसने? तो जयपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी जो है पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। मारिया पैलेस वहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्या? तो मॉन्टेग्यू के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा। इसने द स्पीडी ऑफ द लव्स नामक पुस्तक की रचना की। ये भी सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या? तो देखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो होगा क्या? तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा जो था दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का निर्णायक जो हुआ था 1760 को हुआ था। 1760 को हुआ था। इसके अलावा क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1600। इसके अलावा है बेदरा का युद्ध कब हुआ है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। लेकिन इसका होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 38 का। देखिएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। मिलान कीजिएगा। पहला सही है, उसके बाद है होगा दूसरा, माने पहला ये होगा कितना 1502 में, उसके बाद आया है 1600, उसके बाद हो गया 1700, क्या हो गया है 1760, उसके बाद बेदरा के युद्ध। तो पहला, उसके बाद क्या तो चौथा, सॉरी पहला तीसरा, तो पहला तीसरा चौथा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम क्या पूछे हैं, बेदरा का युद्ध कब हुआ? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो याद रखिएगा पंचाल। कहाँ? तो पंचाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 40 देखिएगा। क्या है? तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे। तो 40 का जो होगा याद रखिएगा मौलाना आजाद अब पंडित नेहरू था। मौलाना आजाद पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्या है? तो निम्न में से किसने
कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा संबोधित कहा। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कहा है? 3 दिन का तमाशा कहा है तो अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षण परिरक्षण क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 42 को जो होगा अनुवांशिकता भिन्न है, अनुवांशिकता भिन्न, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है तो निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं, मिशन में शामिल नहीं। तो 43 का जो होगा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जो 43 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय शक्ति, नाभिकीय शक्ति। दोबारा पढ़ते हैं, कौन सा एक भारत के बहुराष्ट्रीय वायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं तो नाभिकीय शक्ति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या तो देखिएगा डूमोरोज बायोडार्मिसिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बायोडार्मिसिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवाय। क्वेश्चन नंबर 45 जो है विश्व का प्रथम 3D प्रिंट रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम क्या है? तो याद रखिए 45 का जो होगा टेरन 1 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा तरुण पिथौड़ी है, तरुण पिथौड़ी। ऑपरेशन गंगा के नाम तरुण पिथौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखिएगा, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो 47 का जो होगा चलैया समिति ने की थी। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? चलैया समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा क्या तो नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नगदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो होगा बी होगा क्या तो फिशर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या तो निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात हैं? तो याद रखिएगा जमशेद जी ईरानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या था, दलखाई नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा के। दलखाई नृत्य जो है ओडिशा के। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप देखते हैं इसी से संबंधित स्मरणीय तथ्य जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में साबित हो सकते हैं। इसमें हम देखेंगे बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? तो बृहदत्त को। किसे? तो बृहदत्त को। लेकिन हम पूछेंगे इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगीर बनाया था। किसने? तो बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगीर बनाया था। बिंबिसार भगवान बुद्ध की सेवा में बीजक राजवैद्य बीजक को भेजा था। राजवैद्य किसे? तो बीजक को भेजा था। आगे क्या है तो देखिएगा बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ये सभी चीज आपको आधी होगा, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु शुंग वंश में अजातशत्रु जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म को अनुयायी था। अजातशत्रु जो था पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या तो उदयन ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहा? तो वैशाली स्थापित की थी।
कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। वैशाली से कहा तो पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। शिशुनाग का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। आगे देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद ही। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए बताते हैं हम कुछ मगध साम्राज्य से संबंधित बिंबिसार के बारे में। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिंबिसार जो था, बिंबिसार क्या बोले हैं? बिंबिसार जो था हर्यक वंश के थे। किस वंश के? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही प्रीतिहिंता वंश कहा जाता, प्रीतिहिंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश के जो उत्तराधिकारी थे, पहला जो था बिंबिसार था, पहला बिंबिसार। उसके बाद हुए अजातशत्रु जिसे कुनिक कहा जाता था। उसके बाद हुए उदयन। उदयन के बाद हुआ है नागदशक। उदयन के बाद कौन है? तो नागदशक। तब हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन हम पूछेंगे बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं एवं सबसे बड़ा शासनकाल है। सबसे बड़ा शासनकाल किस वंश के? तो बिंबिसार के हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये लगभग 52 वर्षों तक शासन किए। कितने? तो 52 वर्षों तक शासन किए। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। हर्यक वंश जो थे, हर्यक वंश जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और बिंबिसार ने बुद्ध के दरबार में राजवैद्य बीजक को भेजा था। राजवैद्य बीजक को भेजा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। फिर बिंबिसार के एक पुत्र हुए हैं। बिंबिसार के एक पुत्र अजातशत्रु हैं। जो अजातशत्रु अपने गुरु के कहने पर, अजातशत्रु के गुरु जो थे अमात्य थे। अजातशत्रु के गुरु कौन थे? तो अमात्य थे। अमात्य के कहने पर ही अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद खुद अजातशत्रु राजा बन गए। लेकिन बीजक आम्रपाली वैश्य का पुत्र था। पूछेंगे बीजक कौन था? बीजक जो था आम्रपाली वैश्य का पुत्र था। आम्रपाली वैश्य का पुत्र कौन था? तो बीजक था। बिंबिसार ने आम्रपाली से विवाह की। बिंबिसार जो था आम्रपाली से विवाह किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन बिंबिसार जो था वैवाहिक संबंध के ही द्वारा सबसे ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद आया है अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, जिसे कौशल कहा जाता है। इनके माता का नाम, अजातशत्रु का जो माता का नाम था, इसका महाकौशला था। अजातशत्रु के माता का नाम आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 483 BC में पहली बार संगीति हुआ था और 461 में इनका पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन उदयन के 3 पुत्र हुए। उदयन के कितने? तो 3 पुत्र हुए थे। एक है अनिरुद्ध, दूसरा है मुंडा, तीसरा है नागदशक। एक है अनिरुद्ध, दूसरा है मुंडक, तीसरा है नागदशक। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो नागदशक हुए, जिसे शिशुनाग ने हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब हम 2 प्रश्न पूछते हैं, इसी से आप इसका जवाब दोनों कमेंट में बताइएगा। पहला हम पूछते हैं, आप याद रखिएगा, हर्यक वंश, क्या बोले हैं? हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं? और दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मगध साम्राज्य की राजधानी प्राचीन भारत में कहाँ था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हम लिखे हैं नहीं, लेकिन हम जो बोले हैं आपको ध्यान में होगा कि हम क्या बोले हैं। आप वो 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।